हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। हमें पता है कि यूटिलिटी वर्ड का मतलब इकोनॉमिक्स की टर्म्स में किसी भी कंज्यूमर गुड से, किसी भी सर्विस से सेटिस्फेक्शन हासिल करना है, हम जिसकी यूटिलाइजेशन से कर सकते हैं। एंड हमारे पास ये जो अभी हम टॉपिक देख रहे हैं, इसका बेसिकली जो कनेक्टिविटी बनती है वो है, हमारे पास है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आपके पास अभी हमने यूटिलिटी वर्ड का मतलब देख लिया, एंड मार्जिनल मींस हम इसे कहते हैं इकोनॉमिक्स की टर्म में कि किसी भी सर्विस एंड प्रोडक्ट की एक एडिशनल यूनिट हासिल करने से जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, या जो हमारे पास उसके हमें बेनिफिट हासिल कर रहे होते हैं, उसको हम मार्जिनल कह रहे होते हैं। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जब हम एक प्रोडक्ट को कंटिन्यूसली, जब हम एक सक्सेसिवली यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमें हर अगला यूनिट यूटिलाइजेशन करने से हमें लेसर सेटिस्फेक्शन दे रहा होता है, या उसकी सेटिस्फेक्शन हमारे लिए डिक्लाइन हो जाती है। उसे हम लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी कहते हैं, जिसकी हम बहुत आसानी से एक एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर हम कोई भी एक जूस का ग्लास ले रहे हैं, तो हमें पहला ग्लास ऑफ जूस जो हमें सेटिस्फेक्शन दे रहा होगा, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू कि हम उसके बाद नेक्स्ट ग्लास जूस का लेंगे तो हमें वो लेसर सेटिस्फेक्शन देगी। इसी तरह से अगर हम देखें कि अगर हमें कोई, हम अपना एप्पल यूटिलाइज कर रहे हैं, या हम पिज़्ज़ा ले रहे हैं, या हम कोई बर्गर खा रहे हैं, किसी भी प्रोडक्ट को अगर हम एक पहला यूनिट लेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा होगा, और अगर हम उसी के फौरी बाद दूसरा हम उसका प्रोडक्ट को यूटिलाइज कर रहे होंगे, सेकेंड यूनिट, तो हमें वो लेस सेटिस्फेक्शन दे रहा होगा। जैसे अगर हमें भूख लग रही हो और हम कोई सैंडविच खा रहे हों, तो पहला सैंडविच हमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा हमारी हंगर को एलिमिनेट करने के लिए या उसको लेसर करने के लिए। लेकिन जब में सेकंड सैंडविच हम खा रहे होंगे, तो हमें उतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन या उतनी ज़्यादा हंगर में हमें लेसर नहीं होगी जैसे हमें पहला यूनिट से हमें मौजूद हुई थी। सो हमारे पास जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, उस मीन कि हर यूनिट की कंजम्पशन से हमें लेसर सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है, यानी हमारी सेटिस्फेक्शन डिक्लाइन हो रही होती है एक के बाद अगला यूनिट यूज़ करने से। इसकी कुछ कंडीशंस है जो हम अप्लाई करते हैं कि हमारे पास जब हम ये देख रहे हों, तो हमारे पास प्रोडक्ट की एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हों, हमारे कंजम्पशन के दौरान में कोई ब्रेक्स या गैप्स नहीं दी गई हों, हम उसको कंटिन्यूसली या सक्सेसिवली उसको हम यूज़ कर रहे हों, ना ही कंज्यूमर का स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो। फॉर एग्जांपल कि कंज्यूमर पहले कोई एक चीज़ के लिए इंटरेस्टेड था, अब वो किसी दूसरी प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्टेड है, सो हम इसके लिए कहते हैं कि कंज्यूमर का स्टेट ऑफ माइंड भी सेम रहे। एंड लास्टली जो हम इसकी एक ओवरऑल बात करते हैं कि हम ऑल अदर थिंग्स आर इक्वल, यानी कम आप जिस जगह पे यूटिलाइज कर रहे हैं वो एटमॉस्फेयर, फॉर एग्जांपल अगर आप समर में जूस का ग्लास को देख रहे हो, तो उतनी ही समर यानी सेम कंडीशन में रहें जिनमें आप उसकी यूटिलाइजेशन उस प्रोडक्ट की कर रहे हो। अगर ये चेंज हो जाएंगी तो ऑब्वियसली कंज्यूमर का स्टेट ऑफ माइंड या प्रोडक्ट की प्रेफरेंसेस किसी कंज्यूमर के लिए चेंज हो जाएंगी, तो ये कंडीशंस भी इसी तरह से अप्लाई नहीं हो सकती, यानी फिर हमारा लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी भी अप्लीकेबल नहीं हो सकती है। कुछ गुड्स होती हैं जिन्हें हम एग्जाम्पशन के लिए कहते हैं, जैसे एडिक्टिव या इंटॉक्सिकेटेड प्रोडक्ट्स हैं। लेट्स सपोज कि अगर किसी चीज़ के लिए कोई मेडिसिन है, हम उसके लिए एडिक्टिव हैं, कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसके लिए ये रूल अप्लाई नहीं होता। कोई पर्सन ड्रग ले रहे होते हैं, बाज़ लोग, तो वो चीज़ के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते। ये अगर किसी को रिच होने की शौक होता है, तो ऑब्वियसली वो रिच, बिकमिंग अ रिच के लिए ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती। गेटिंग मोर एजुकेशन या मोर पावर के लिए भी हमें अगली यूनिट की अगली डिग्री लेने के लिए, या हमें नेक्स्ट कोई और बुक इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमें लेसर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। ये इसके ऑपोजिट केसेस हैं कि हमें उसके लिए ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है। इसी तरह से कोई कल्चरल या रिलीजियस इवेंट्स हों, तो लोग उन्हें बहुत शौक से मनाते हैं, वो बहुत उसके लिए खुश होते हैं उन इवेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए। उनके जो अगला यूनिट या अगली उसके लिए सेटिस्फेक्शन के लिए लेसर नहीं होती, रादर हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देती है। उसी तरह से हमारी जो हॉबीज़ हैं, किसी की स्टैम्प कलेक्शन की, कॉइन कलेक्शन की, या किसी भी किस्म की ऐसी हॉबीज़ हैं जिनमें आप कुछ चीज़ कलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको वो हॉबीज़ को अप्लाई करने के लिए या हॉबीज़ के साथ इंजॉय टाइम स्पेंड करने के लिए हमें अगला यूनिट लेसर सेटिस्फेक्शन नहीं देती, रादर हमें वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन ही दे रही होती। हम उनके लिए उसको यूज़ करके अब मोर हैप्पी या मोर सेटिस्फाइड फील कर रहे होते हैं।
सो अब हमारे पास जो आ जाती है कि वो हम इससे पहले कि हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक के एग्जांपल की तरफ मूव करें, हम पहले टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का डिफरेंस चेक कर लेते हैं। जैसे हमने यूटिलिटी की एग्जांपल में देखा था कि हमारे पास वो अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन जो हमें किसी भी यूनिट की कंजम्पशन से मिलती है, हम उससे यूटिलिटी कहते हैं। इसी तरह से अगर जो टोटल यूटिलिटी होगी वो टोटल अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन हम किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करने से जो हमें मिलती है, हम उस चीज़ को कहते हैं। एंड मार्जिनल यूटिलिटी हमें एक्स्ट्रा यूनिट की कंजम्पशन के साथ जो सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है, हम उसको मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। सो अगर हमने उस चीज़ की कैलकुलेट करनी हो तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है कि हम आगे इसके एग्जांपल में भी हम देख लेंगे कि हम अपनी टोटल यूटिलिटी की जो हमें अगले यूनिट से के बीच में और उसके प्रीवियस यूनिट के बीच का हम गैप देख सकते हैं, यानी हम अपनी कंजम्पशन ऑफ एक के बाद अगले यूनिट के बीच की कंजम्पशन का जो डिफरेंस है, हम उस चीज़ को मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। हमारे पास ये एक बुक की एग्जांपल है जिसे आप देख सकते हैं कि ये हमने कोई नंबर ऑफ क्वांटिटी यूटिलाइज की गई है किसी प्रोडक्ट की, एंड उसकी हमने टोटल यूटिलिटी हमारे पास मौजूद थी, उससे हमने इजीली यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। इन यूनिट्स के साथ हम बहुत आसानी से अपनी इसकी कंजम्पशन को देख सकते हैं, यानी हम मार्जिनल यूटिलिटी को बहुत आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अभी प्रीवियसली हमने देखी थी, तो यहाँ पर आपके पास इस केस की मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी कि हम यहाँ से कहेंगे कि 18 माइनस 10, तो ये हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटीज के सेकेंड यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगी। इसी तरह से हम अपनी बाकी सारी यूटिलिटीज़ को बहुत आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी अगर हमने इस केस में मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करनी होगी तो हम यहाँ पर करेंगे कि 24 माइनस 18 से हमारे पास इसकी सेकेंड की यूटिलिटी मौजूद आ जाएगी। यहाँ पर सेम गोस कि हम अपनी बाकी सारे यूटिलिटीज़ को हम कैलकुलेट कर लेंगे एंड तक के लिए यहाँ पर। सो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कि 24 माइनस 18, तो ये हमारे पास इसकी यूटिलिटी को हम इस तरह से कैलकुलेट, यानी हम दिस माइनस दिस करके हम अपनी यूटिलिटी को कैलकुलेट कर सकते होंगे। once again हमने कहा कि दिस माइनस दिस, ये हमारे पहले की यूटिलिटी हो जाएगी। वंस अगेन दिस 18 माइनस 10 हमारे सेकेंड की केस की यूटिलिटी होगी। 24 माइनस 18 हमारे पास इसकी 6 वाली केस की यूटिलिटी हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर इसका पैटर्न को नोट करके देखें तो हमारे पास इसने एक खास पैटर्न को फॉलो कर रहा है। आप यहाँ पर उसको नोट करके देखें तो इनिशियली हमारी यूटिलिटी इंक्रीज आ रही है यहाँ पर, यानी पहले हमें 10 मिली टोटल, फिर 18, फिर 24, एंड ग्रेजुअली एक पॉइंट के बाद आके वो कांस्टेंट हो गई है कि हमें 30 और 30 मिल रही थी, और उसके बाद इसका डिक्रीज शुरू हो गया था। यानी इनिशियली हमें ये यूटिलिटी का इंक्रीज मिल रहा था उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद, उसके बाद वो स्टेबल होता है और फिर वो डिक्लाइन उस साइड का शुरू हो जाता है, डाउनवर्ड साइड पे। इसी तरह से अगर हम देखें कि हमारे पास पहला यूनिट हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है, उसके बाद ये सारी सेटिस्फेक्शन लेसर हो जाती है और एक टाइम के बाद हमें नेगेटिव में दे रही होती है। जैसे हमने अगर जूस की ग्लास की बात कर रहे हैं या कोई पिज़्ज़ा स्लाइस की, तो एक टाइम के बाद हमें वो चीज़ की यूटिलाइजेशन हमारे में इनफ हो जाएगी और उसके बाद हम उस चीज़ को मज़ीद नहीं खा सकते होंगे या मज़ीद नहीं पी सकते होंगे। सो हमारे पास अगर हम इसकी ग्राफिकल फॉर्म में भी चेक करें तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ हम बना रहे हैं यहाँ पर। तो जैसे हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये आपके पास 10 से स्टार्ट हो रहा है और एक टाइम के बाद वो 0 को टच करता है और उसके बाद ये नेगेटिव में माइनस की तरफ हमारे पास नेगेटिव साइड पर ये चला जाता है इसका ग्राफ में। सो हमारे पास इट्स मीन कि अगर आपकी किसी को प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं तो आफ्टर एक सर्टेन पॉइंट हमें उसकी सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसके बाद सेकेंड यूनिट से हमें उसकी सेटिस्फेक्शन हमारी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है। और इसी तरह से अगर हम ये टोटल यूटिलिटी का ग्राफ देखें तो इसका डाटा हमारे प्रीवियसली स्लाइड पर मौजूद है कि वो हमें इनिशियली इंक्रीज दे रहा होता है कि हमारे पास हमें सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रही है, उसके बाद एक पॉइंट के बाद स्टेबल होता है और फिर वो डिक्लाइनिंग साइड पर वापस आना शुरू हो जाता है, यानी उसका डाउनवर्ड साइड पर। इसी तरह से आप इस एक एग्जाम्पल के साथ ये दोनों ग्राफ्स ड्रॉ कर सकते हैं। समवॉट इनका ग्राफ भी ऐसे ही बन रहा होगा। अब हमारे पास के ये कुछ क्वेश्चंस के ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे पास ये इस प्रोसेस को या इस कॉन्सेप्ट को करने के लिए, कि ये आपके पास सबसे पहले इंपॉर्टेंट में हेल्पफुल होता है कि प्राइस डिसीजन फिक्सेशन डिसीजन के लिए। किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस की डिसीजन करने के लिए कंपनीज या फर्म्स अपनी यही कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करते हुए अपनी प्राइस को डिसाइड करती हैं कि जिस चीज़ की जो हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रही होती है तो उसकी प्राइस हायर साइड पर फिक्स हो रही होती है।
कुछ गुड्स हमारे पास स्केयर्ड होती हैं, यानी कि हमारे पास ऐसे गुड्स होते हैं जो बहुत लेसर मिकदार में मौजूद हैं, जैसे डायमंड एंड गोल्ड। सो इनकी मार्जिनल यूटिलिटी बहुत हाई होती है, सो इसलिए इसकी प्राइस भी हायर साइड पे होती है। और वो प्रोडक्ट्स जो बहुत ज़्यादा मिकदार में एबेंडेंट हैं, फॉर एग्जांपल हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जो ज़्यादा मिकदार में मौजूद हैं, तो इनकी हमें लेसर, या वेजिटेबल्स हैं तो इनकी मार्जिनल यूटिलिटी लेसर होती है, तो इनकी प्राइस भी लेसर साइड पे ही डिसाइड की जा रही होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मौजूद है। यही कॉन्सेप्ट है जो टैक्स की इम्पोजिशन के लिए भी अप्लाई की जाती है, जिसे हम कहते हैं कि जी प्रोग्रेसिव टैक्सेस के कॉन्सेप्ट पे, कि जिस पर्सन के पास जितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी होगी उतना उसके पास उसकी सेटिस्फेक्शन का लेवल, ऑब्वियसली कि वो अपना, हर इंसान, जैसे हमने रिच के बारे में बात किया था, मनी के बारे में, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मनी की इंट्रैक्शन रहती है, तो इसीलिए कि आपको वो टैक्सेस भी ज़्यादा अप्लाई किए जाते हैं, हायर टैक्सेस रेट हायर इनकम साइड पे, ताकि ये एक प्रोसेस को कंट्रोल किया जाए और इससे एक नॉर्मलाइज रखा जा सके। देन हमारे पास आ जाती हैं कि हम इसे मार्जिनल यूटिलिटी एंड डिमांड साइड पे की बात करें, कि अगर हमने डिमांड, आपको इनिशियली हमने जो डेफिनेशंस पढ़ी थी, हमने देखा था कि किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड, अगर प्राइसेस ज़्यादा हों तो उसकी डिमांड भी लेसर हो जाती है, का कॉन्सेप्ट हमने देखा था। सो हमारे पास डिमांड कर्व की डाउनवर्ड स्लोपिंग की रीज़न भी यही है कि अगर उसकी प्राइस जब तक उसकी लेसर नहीं होगी तो हमें अगला यूनिट लेसर सेटिस्फेक्शन देने लगेगा उस चीज़ के कॉन्सेप्ट के साथ, कि आपकी ये इसका डाउनफॉल रहता है। यानी डिमांड कर्व की डाउनवर्ड स्लोपिंग होने की रीज़न ही यही रहे कि अनदर यूनिट को हासिल करने के लिए हमें लेस सेटिस्फाइड हो जाएंगे हम। सो प्राइस ऑटोमेटिकली कम होगी, क्योंकि अदरवाइज लोग उसको परचेस करने के लिए ही इंटरेस्टेड नहीं होंगे। अगर उसकी प्राइस बहुत हाई होगी और हमें उसकी कंजम्पशन के अगले यूनिट में इतना इंटरेस्ट नहीं होगा, तो उसकी अगर हायर प्राइस होगी तो लोग कोई भी नहीं खरीदना चाहेंगे। सो इसलिए जितनी हमारे पास आपकी, अगर हम डिमांड की बात करें, तो अगर हमारे पास डिमांड ज़्यादा उसी टाइम पे होगी जब उसकी प्राइस लेसर होगी। इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है जिसमें हम कहते हैं कि थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, यानी यही जो हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है, इसको हम कंज्यूमर बिहेवियर के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं। इससे पहले कि हम चलें कि कुछ चीज़ें हम में से कंज्यूमर का बिहेवियर जो है, पहले वो उसको एक्सप्लेन करते हैं और फिर हम आगे इसके कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास कंज्यूमर चॉइसेस होती हैं, कि कोई भी कंज्यूमर है या पर्सन है वो एक रैशनल बिहेवियर शो कर रहे होते हैं, यानी कि वो अपना कोशिश करते हैं कि जो उनकी इनकम मौजूद है उसको अपने इस तरह से एलोकेट करें कि वहाँ से अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को हासिल कर सकते होंगे। यानी हर चीज़ की आपके पास जो चॉइसेस या प्रेफरेंसेस या प्राइसेस मौजूद हैं हमारे पास, उस सब के दौरान वो इस तरह का अपना सेट ऑफ गुड्स को सेलेक्ट कर रहे होते हैं कि वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर सकें, अपनी टोटल यूटिलिटी को। सो इसीलिए हम कहते हैं कि ये एक रैशनल कंज्यूमर बिहेवियर होता है। प्रेफरेंसेस हैं, ऑब्वियसली ईच एंड एवरी कंज्यूमर की प्रेफरेंस अलग रहती है, पर्सनस की चॉइसेस डिफरेंशिएट रहती हैं। उन सब को यूटिलाइज करते हुए जो कुछ मार्केट में अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, कंज्यूमर या इंसान लोग उनको मैक्सिमम यूटिलिटी हासिल करने के लिए उतना ही कम्बिनेशंस कर बनाते हैं, कि अब आइडिया रहता है उनको कि वो अपनी मार्जिनल यूटिलिटी को कैसे यूटिलाइज कर सकें अगले यूनिट्स को खरीदते वक्त, तो वो अपना प्रेफरेंसेस को उसके अकॉर्डिंगली ही मैनेज करते हैं। अभी जैसे हमने बात की कि प्रेफरेंसेस एंड रैशनल बिहेवियर, वो सब डिपेंड करता है बजट कंस्ट्रेंट पर। यानी हर इंसान के पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ इनकम होती है, जो इनकम किसी रिच पर्सन के पास ज़्यादा एंड नॉर्मल पर्सन के पास लेसर होती है। सो वो अपनी उन्हीं बजट के रिमेन में रहते हुए दौरान में अपनी इनकम को इस तरह से यूटिलाइज करते हैं अपनी प्रेफरेंसेस को और रैशनल बिहेवियर के साथ, कि वो अपने बजट में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को हासिल कर सकते होंगे। वंस अगेन जो प्राइसेस का कॉन्सेप्ट है, प्राइसेस यानी हमें ऑब्वियसली गुड्स स्केर्स होती हैं और हमारे पास हर चीज़ की अवेलेबल प्राइस टैग्स के साथ अवेलेबल रहती हैं। जो हमें अपनी जो बजट को, इनकम को, प्रेफरेंसेस को इस तरह से मैनेज करना होता है कि हम अपने आखिरी डॉलर तक या अपनी उस विद इन लिमिट में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को हासिल कर सकें। ऑब्वियसली इंसान जो एक पर्सन होगा वो उसकी टोटल डिमांड का बहुत स्मॉल पार्ट होगा। सो हमारे पास ऑल्दो कि हमारी डिमांड की परचेस करने पे मार्केट डिमांड पर इफेक्ट नहीं कर रही थी, ये कॉन्सेप्ट हमने पहले भी देखा था, लेकिन स्टिल वो अपने कंज्यूमर बिहेवियर को अपने लिमिटेड इनकम में अपनी चॉइसेस को, अपने प्रेफरेंसेस को यूटिलाइज करते हुए अपने प्राइसेस के साथ देखकर जो मौजूद उसमें टैग मौजूद होती हैं, वो बेस्ट अपनी ऑप्शन को ऑप्ट कर रहा होगा या बेस्ट कम्बिनेशन को सिलेक्ट कर रहा होगा।
सो जो हमारे पास यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग रूल भी यही कहता है कि आप जो अभी हमने प्रीवियसली बात की वंस अगेन, कि वो अपनी कम्बिनेशंस को या अपने सेलेक्टेड गुड्स को इस तरह से कंबाइन करता है कि उस बजट कंस्ट्रेन में अपनी मैक्सिमम यूटिलिटी को हासिल कर सके, यानी अपनी कंज्यूमर की सेटिस्फाई को, अपनी सेटिस्फेक्शन को या अपनी रिक्वायरमेंट्स को इस तरह से एलोकेट करता है उन कम्बिनेशंस को कि वो अपनी तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स को, या जितनी वो दो, जनरली हम इकोनॉमिक्स में सिर्फ दो प्रोडक्ट के साथ बात कर रहे होते हैं, कि उनके कम्बिनेशन में वो बेस्ट सेटिस्फेक्शन को हासिल कर सके। कि अगर वो इसके अलावा कोई और कम्बिनेशन की तरफ ऑप्ट करेगा इन सेट ऑफ कम्बिनेशन पे, तो वो उसकी अपनी यूटिलिटी उसकी मैक्सिमाइज नहीं होगी, रादर वर्स ऑफ ही हो जाएगी। सो हम इसे कंपेयर कैसे करते हैं कि आपके पास जो भी दो सेट ऑफ गुड्स हैं, उनकी प्राइसेस और उनकी क्वांटिटी को वो इस तरह से मैनेज करता है कि कुछ सेट ऑफ क्वांटिटीज के पे हम एक कर्व पर आ जाते हैं, जिसे हम इंडिफरेंस कर्व कहते हैं, और अभी हम आगे जाके देखेंगे। उस कर्व पे लाई करते हुए वो कोई भी कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करेगा तो वो उसकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन या यूटिलिटी सेटिस्फाइड रहती है। उनके अलावा अगर कोई और कॉम्बिनेशन के वो ऑप्ट करेगा तो वो उसकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज नहीं हो सकती है। सो यानी हमारे पास डिफरेंस कोई दो प्रोडक्ट के ए या बी के कोई दो प्रोडक्ट्स हैं जिनके साथ वो यूज़ कर रहा है। सो इनमें से वो अगर प्रोडक्ट ए बाय कर रहा है, यानी कुछ कोई क्वांटिटी एक्स क्वांटिटी ए की है एंड वाई क्वांटिटी बी की यूज़ कर रहे हैं, यानी जैसे हम यहाँ पर सपोज करते हैं कोई एक्स की क्वांटिटी है एंड ये क्वांटिटी वाई की क्वांटिटी आ रही है। सो इन कोई भी इस कॉम्बिनेशन में हो, यानी इसे हम x1 और y1 कह दें, और यहाँ पर वो कोई दूसरी कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहा है x2 एंड y2 के साथ की, वो कोई भी कॉम्बिनेशन का यूज़ कर ले क्वांटिटी को, वो अपने 100 ऑल पॉइंट्स पे ए बी सी जितने भी हमारे पास पॉइंट्स हैं वो सब पॉइंट्स पे मैक्सिमम ही सेटिस्फाइड रहेगा, यानी 100% सेटिस्फाइड रहेगा। वो इनडिफरेंट है कि वो कोई भी कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर सके। हाँ, अगर उसको अपने पास फॉर एग्जांपल वो प्रोडक्ट ए का कि कुछ यूनिट्स को अगर वो हासिल करना चाहता है तो उसे प्रोडक्ट बी के कोई यूनिट में चेंजेस करनी पड़ेगी, या वाइस वर्सा। अगर वो प्रोडक्ट बी के कुछ मजीद यूनिट्स हासिल कर सकता है तो उसके प्रोडक्ट ए के कुछ यूनिट को उसे छोड़ना पड़ेगा। तो यही हमारे पास इंडिफरेंस कर्व की पे हम बात करते हैं कि अगर वो किसी भी एक क्वांटिटी को हासिल कर रहा होगा तो अगली क्वांटिटी उसे, यानी नेक्स्ट प्रोडक्ट की दूसरी क्वांटिटी हासिल करने के लिए उसको प्रीवियसली लेसर यूनिट्स छोड़ने पड़ेंगे। अगर वो हम किसी तरह से ये इसके नेक्स्ट वाले कर्व की तरफ शिफ्ट होता है तो ये उसकी एक अनदर कॉन्सेप्ट है जो हम अपनी नेक्स्ट की फ्यू स्लाइड्स के बाद देख रहे होंगे। तो ये उसका हायर इंडिफरेंस कर्व है, ये आपके पास क्यों और कब चेंज होता है, और वो हम आगे जाके इसको अपनी लेक्चर में देख रहे होंगे। सो जब तक कि वो अपनी आईसी कर्व 1 पर रहेगा तो ये किसी भी पॉइंट पे रहे वो मैक्सिमम सेटिस्फाइड रहेगा। और ये एक बात याद रखने की हमें ज़रूरत है कि ये हमेशा कॉन्वेक्स टू ओरिजिन रहता है, यानी इसका यही शेप ईच एंड एवरी टाइम, हर इंडिफरेंस कर्व का यही शेप रहता है हमारे पास। अब कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें याद रखने की ज़रूरत है। आपके पास ये कभी भी डाउन जो इंडिफरेंस कर्व है वो हमेशा नेगेटिव स्लोप ही रहता है। अभी जो हमने इसकी पहले स्लाइड की पिक्चर देख कर आए हैं, हमेशा यही इसकी शेप रहती है। इंडिफरेंस कर्व कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं हो सकता, यानी अगर अभी हम अपने आगे जाके भी देख लेंगे कि ये आपका इंडिफरेंस कर्व किसी सूरत भी बिल्कुल एग्जैक्टली डिमांड कर्व के जैसा नहीं होगा। ना ही हमारे पास इंडिफरेंस का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रहता है। क्यों? अगर इनकी लॉजिक है तो हम ये देख सकते हैं कि अगर वो आपके पास स्ट्रेट लाइन में होगा तो इट्स मीन कि आपके पास जो अगला यूनिट प्रोडक्ट ए का जितने यूनिट वो छोड़ रहा है, हम जैसे हमने बात की थी कि हमेशा प्रोडक्ट ए के अगला यूनिट हासिल करने के लिए वो लेसर यूनिट छोड़ते हैं, या अगर आप इसको यूँ कह लें कि वो अपनी प्रोडक्ट बी का एक यूनिट हासिल करने के लिए प्रोडक्ट ए के कुछ यूनिट को छोड़ रहा होता है, तो अगर वो आप यूजुअली लेसर यूनिट आते हैं, यानी अगर वो पहले 10 छोड़ रहा था तो अगला प्रोडक्ट बी का यूनिट हासिल करने के लिए वो 8 छोड़ेगा। इसके बाद हो सकता है वो 5 छोड़ दे एक यूनिट, यानी वो लेसर छोड़ रहा होता है एक प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए। सो अगर वो स्ट्रेट लाइन होगी तो स्ट्रेट लाइन का मतलब यह है कि वो एक ही रेट पे छोड़ रहा है, उसका रेट सेम है। अगर हर दफ़ा 10 उसने छोड़े हैं तो अगले यूनिट बी हासिल करने के लिए भी उसने 10 ही यूनिट ए के छोड़े होंगे। अगर वो 8 छोड़ रहा है तो अगला यूनिट भी 8 ही यूनिट छोड़ के वो नेक्स्ट यूनिट को हासिल कर रहा होगा। सो उसका रेट सेम होगा। हमें पता है कि किसी का भी रेट सेम हो तो वो हमारे पास बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट लाइन में आ रही होती है, लाइक दिस डाउनवर्ड स्लोपिंग में। सो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं हो सकता है। वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल में इट्स मीन कि वो अगर आपके पास ये वर्टिकल हो या ये हमारे पास
हॉरिजॉन्टल में आ जाए तो हमारे पास भी इसकी दोनों ऑप्शंस नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि अगर ये हॉरिजॉन्टल है मीन के प्रोडक्ट ए क्या उसका क्वांटिटी बिल्कुल सेम है और प्रोडक्ट बी की क्वांटिटी चेंज हो रही है। सो ये भी हमारे पास बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है इंडिफरेंस कर्व के लिए। इसी तरह से अगर ये वर्टिकल है तो इट्स मीन प्रोडक्ट बी की क्वांटिटी सेम है और वो सिर्फ अपने पास नेक्स्ट की क्वांटिटी को चेंज कर रही है, विच मीन्स कि वो प्रोडक्ट ए की क्वांटिटी में इंक्रीज आ रहा है और प्रोडक्ट बी की क्वांटिटी बिल्कुल सेम है। ये भी हमारे पास इंडिफरेंस कर्व की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। वो अपवर्ड स्लोपिंग भी नहीं हो सकता, यानी जस्ट लाइक अ सप्लाई कर्व, वो इस तरह से भी नहीं आ सकता है। इट मीन्स ये आपको शो करता है कि दोनों चीज़ों में इंक्रीज आ रहा है, प्रोडक्ट ए के यूनिट्स में भी और प्रोडक्ट बी के यूनिट्स में भी इंक्रीज आ रहा है। जबकि हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आपके पास जो इंडिफरेंस कर्व की शेप है वो हमारे पास सम वॉट लाइक इस तरह से बन रही होती है, जैसे अभी हमने प्रीवियसली साइड पे देख कर आए थे। ये आपको शो करता है कि आप ए का बी का अगला यूनिट हासिल करने के लिए ए के नेक्स्ट यूनिट के लिए लेसर यूनिट छोड़ते हैं, विच मीन्स कि अगर उसने पहले 10 छोड़े थे तो अगली दफ़ा वो 8 यूनिट छोड़ रहा होगा प्रोडक्ट बी का एक यूनिट हासिल करने के लिए, और नेक्स्ट कॉरेक्ट यूनिट हासिल करना होगा प्रोडक्ट बी का, तो मे बी वो 8 के बाद 7 छोड़े या वो 5 छोड़े या वो 6 छोड़ सकता है। सो अगर आपके पास बाकी हम केसेस देखें तो बाकी सब में हमारे पास ये रूल फॉलो नहीं होता। आपके पास अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो वो एक सेम रेट में छोड़ रहा होगा। अगर वो हॉरिजॉन्टल है मीन्स कि आपके पास प्रोडक्ट ए की क्वांटिटी फिक्स है, सिर्फ बी की क्वांटिटी में चेंज आ रहा है। अगर वो वर्टिकल है तो इसका मतलब होगा कि बी फिक्स है, सिर्फ ए की क्वांटिटी में चेंज आ रहा है। और अगर वो अपवर्ड स्लोपिंग है लाइक अ सप्लाई कर्व तो इट मीन्स दोनों की यूनिट्स में इंक्रीज आ रहा है। सो ये इनमें से कोई भी सिचुएशन फॉलो नहीं कर सकते हैं। हमारे पास मजीद जो कंडीशन आ रही है वो कंडीशन हमारे पास ये है कि कर्व हमेशा हमारे पास, जैसे अभी हमने बात की कि एक इंडिफरेंस कर्व के में जितने भी हमारे पास कर्व बन रहे हैं, अगर ये एक इंडिफरेंस कर्व है और इसके बाद का जो ये नेक्स्ट इंडिफरेंस कर्व होगा ये हमें हायर सेटिस्फेक्शन ऑफ लेवल दे रहा होगा। अगर ये हमारे पास कर्व 1 है तो ये जो कर्व 2 बन रहा है ये हमें हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है हमेशा। ये बात याद रखनी कि जितना हम इसके अबव साइड पे जाते जाएंगे, यानी जितने कर्व हमारे पास यहाँ पर बनते जाएंगे ये हमें हायर सेटिस्फेक्शन दे रहा होगा। अगर कोई कर्व हमारा डिक्रीज होकर यहाँ बन रहा है, डाउन साइड पे आ रहा है, तो ये हमें लेसर सेटिस्फेक्शन देता है जो उसके निचले बनता है। जनरली हमारे पास हम कर्व हायर साइड पे शिफ्ट होना चाहते हैं विच मीन्स कि हमारे पास कि हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सके। सो जितना हम इंक्रीज साइड पे जाएंगे, यानी जितना हम इस तरफ की मूव कर रहे हैं, तो ये हमारे पास हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी दे रहा है या हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमें दे रहा होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, यानी कभी भी आप ऐसी सिचुएशन नहीं देखेंगे कि अगर ये आपका इंडिफरेंस कर्व है और ये हमारा कोई दूसरा इंडिफरेंस कर्व बन रहा है जो पहले हायर से स्टार्ट हो रहा है और फिर ये हमारे पास नीचे आकर इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसे हमारे पास कोई भी सिचुएशन नहीं जनरेट हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास पहले तो ये इंडिफरेंस कर्व हमारी एक कंडीशन को फॉलो कर रहा है, यानी हमारा सेम डेफिनेशन को करा, और उसके बाद ये हमारे पास इसकी कंडीशन को ऑपोजिट हो जाती है। यानी ये वाला कर्व हमने देख लिया कि ये इंक्रीजिंग रेट पे था, हायर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करा था अगला यूनिट, ये सारी बात हमने नोट कर ली थी। लेकिन अगर ये इंटरसेक्ट कर रहा है मीन्स कि अब हमारे पास हायर सेटिस्फेक्शन नहीं, इस पॉइंट के बाद ये हमें लेसर सेटिस्फेक्शन देना स्टार्ट कर देगा। जो इसके निचली ये साइड आ रही है ये हमें इसकी लेसर सेटिस्फेक्शन देना प्रोवाइड कर रही होगी। सो ये भी हमारे पास कॉन्सेप्ट का जो इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट है ये इसके अगेंस्ट आ जाता है, और सो ये वाला भी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती और हम ये कह सकते हैं कि ये इंडिफरेंस कर्व भी ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, ना ये पॉसिबल ऑप्शन में आता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हमेशा पैरेलल टू ईच अदर होते हैं, यानी ईच एंड एवरी टाइम ये एक दूसरे के पैरेलल ही मूव करते हैं, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। देन हम आ जाते हैं कि ये हमेशा कॉन्वेक्स टू ओरिजिन रहते हैं। ये किसी भी टाइम पर हमारे पास, क्योंकि ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो इस पर बेस्ड होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे, जो अब इसकी मेन डेफिनेशन है, जो ये कहती है कि आपके पास अगर कंज्यूमर की विलिंग होता है अपना एक लेसर यूनिट ऑफ गुड को छोड़ने के लिए अगला यूनिट हासिल, दूसरी प्रोडक्ट का नेक्स्ट यूनिट हासिल करने के लिए। सो अगर इसके हम एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें तो कंज्यूमर इज़ विलिंग टू लीव लेस गुड
lesser goods of product A and to get the one additional unit of product B. For example, अगर किसी ने ऑरेंजेस हासिल उसको मजीद ऑरेंज लेना है तो वो एप्पल की लेसर प्रोडक्ट को छोड़ेगा, यानी पहले अगर वो 10 एप्पल्स छोड़ रहा था एक ऑरेंज के लिए, तो अगला ऑरेंज नंबर 2 हासिल करने के लिए 2 ऑरेंज उसने अगर हासिल करने होंगे, तब वो एप्पल्स के या तो वो 3 एप्पल्स छोड़ रहा होगा या वो 8 एप्पल छोड़ रहा होगा, जैसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली होगी। अगर पहले वो 10 छोड़ा था तो वो 6 छोड़ सकता है या वो 8 एप्पल छोड़ सकता है मजीद एक ऑरेंज हासिल करने के लिए। यानी कि ये कभी भी कनकेव टू द ओरिजिन नहीं हो सकता, यानी ये इसकी शेप कभी भी टाइम पर इसकी ऐसी शेप नहीं बन सकती होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, हम जिसे देखें कि हमारे पास अगला यूनिट जो आ जाता है कि वो कभी भी जिग जैग शेप में नहीं हो सकता, यानी वो कभी इंक्रीजिंग या कभी डिक्रीजिंग ट्रेंड को शो नहीं कर सकता, यानी वो कभी ऐसा या इस तरह से जिग जैग कर्व में ये नहीं हो सकता होगा। ये भी हमारे पास इंडिफरेंस कर्व की कंडीशंस के अगेंस्ट चला जाता है। और ना ही ये हमारे पास इंडिफरेंस कर्व ऐसा कभी बन सकता है कि ये आपके पास यहाँ से स्टार्ट हो और ये इस पॉइंट पे टच कर जाए, या वो अपने बिल्कुल इसकी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच करे। ये भी हमारे पास कभी इंडिफरेंस कर्व की सिचुएशन नहीं आ सकती। अगर वो वाई एक्सिस को या एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा तो इसका मतलब होगा कि वो एक प्रोडक्ट के 0 यूनिट को खरीद रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल सिचुएशन है यहाँ पर। और सेकंड लास्ट हमारा पॉइंट ये है कि ये हमारे पास इंडिफरेंस कर्व इनकम पे या प्राइसेस पे डिपेंड नहीं करते, ये हमेशा डिपेंड करते हैं कंज्यूमर की या पर्सनल चॉइसेस के ऊपर कि वो किस कम्बिनेशन को सेलेक्ट कर रहा चाहता है। आगे आपके जा सकते हैं कि ये हमारे पास और नॉट पॉसिबल सारी सिचुएशंस हैं जिसे हमने अभी प्रीवियसली बात की कि इनमें से कोई भी सिचुएशन पे इंडिफरेंस कर्व की हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ये सारी की सारी गलत सिचुएशंस हैं, यानी इनमें इंडिफरेंस कर्व इनमें किसी भी शेप का नहीं हो सकता है। जैसे अगर हम जिगजैग की बात करें तो कहीं ये इंडिफरेंस कर्व हमारा कन्वेक्स है, यानी यहाँ तो फॉलो कर रही है हमारी बात के एक अगला यूनिट लेसर यूनिट पे आ रहा है, और अगर हम यहाँ चले जाएं तो ये कनकेव है जो वंस अगेन हमारे इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशंस या कैरेक्टरिस्टिक्स के अगेंस्ट आ जाता है। ये इसकी एग्जैक्ट करेक्टेड फॉर्म है। हमेशा इंडिफरेंस कर्व ऐसे ही रह रहे होंगे जिससे हम प्रीवियसली देख रहे हैं, वो इनमें से कोई भी इंडिफरेंस कर्व की शेप में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एक इसकी हम एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। ये हमने एक इसकी एग्जांपल हाइपोथेटिकल एग्जांपल जनरेट की गई है जिसमें आपके कुछ एप्पल्स एंड चिप्स के बीच में कम्बिनेशन को सेलेक्ट करा है। वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के समटाइम्स हमें इस एग्जाम्पल्स को देखकर ये आइडिया आता है कि यूजुअली ऐसे कम्बिनेशंस कोई भी पसंद नहीं कर रहे होते, यानी कोई रेयर पर्सन होगा जो 16 एप्पल्स एंड 4 चिप्स की कम्बिनेशन में या 22 चिप्स एंड 2 एप्पल्स के कम्बिनेशन को पसंद करना चाहेगा। हम इकोनॉमिक्स में कुछ चीज़ें और कुछ डेफिनेशन सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि हमें आसानी से वो बात का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, हम उस चीज़ को फॉलो कर सकते होंगे। ये इंडिफरेंस कर्व की हमने एग्जांपल के साथ इसको प्लॉट किया गया, तो आपने देखा कि ये आपके पास कम्बिनेशन में प्रोडक्ट 2 के जो हमारे पास चिप्स हैं एंड 16 एप्पल्स के कम्बिनेशन के साथ उसने प्लॉट किया, ये पहला पॉइंट है। एंड द लास्ट पॉइंट के हमारे पास उसके जो है 22 चिप्स एंड 2 एप्पल्स के साथ की कम्बिनेशन है, तो ये आपके पास एक उसी तरह को अप्रॉक्सीमेटली शेप बन जाती है जो अभी हमने प्रीवियसली लर्न की थी। इसको हम किसी बुक्स में IC1 के साथ भी आए हैं, कुछ बुक्स में से U के साथ भी डिनोट किया गया है। हाँ, अगर आप इसके रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल को नोट करना चाहें तो मे बी आप हम ये कह सकते हैं कि कोई स्टूडेंट होगा या कोई किड है तो उसे 2 टॉयज़ में या कोई एक स्टोरी बुक के बीच में सिलेक्शन में उसको कर सके कि या वो 3 टॉयज़ ले सकता है और कोई 2 बुक्स ले सकता है, इस तरह के डिफरेंट कम्बिनेशन में अपने आप को सेटल कर सकता है। और अगर हम अपनी लाइफ में भी देखें तो अगर हम अपनी किसी जनरली ग्रोसरी के लिए या कोई शॉपिंग के लिए जा रहे होते हैं तो हम भी अपनी सेटिस्फेक्शन को हासिल करने के लिए हम कुछ न कुछ प्रोडक्ट के यूनिट्स को छोड़कर दूसरे प्रोडक्ट के यूनिट को हम हासिल कर सकते होते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई एक राइस खाना ज़्यादा पसंद कर रहा होगा तो वो मे बी चावल के खाने के लिए राइस की यूटिलाइजेशन अगर उसकी ज़्यादा होगी तो वो वीट की के कुछ क्वांटिटी को फॉरगो करेगा अपनी राइस की ज़्यादा क्वांटिटी को हासिल करने के लिए। या अगर उसे किसी पर्सन को अगर परफ्यूम्स एंड अपनी शर्ट्स में चॉइसेस करनी होगी तो इसी तरह से वो कुछ नंबर ऑफ शर्ट्स के यूनिट को कम कर देगा एक प्रोडक्ट परफ्यूम की ख़रीदने के लिए, उसमें से चेंजेस वो कर सकता होगा। यानी अगर आप देखें तो हम कहीं ना कहीं अपनी रियल लाइफ में भी ऐसे ही कम्बिनेशंस को सिलेक्ट करते हैं ताकि हम अपने प्रॉपरली चीज़ों को सिलेक्ट कर सकें या अपनी बेस्ट सेटिस्फेक्शन को
हासिल कर सकें। जैसे अभी हमने थोड़ी पहले बात की थी कि ये जस्ट आपकी 2 गुड्स की सिलेक्शन के बीच में कर रहा एडजस्टमेंट को शो करता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी बजट कंस्ट्रेन के साथ में कि आपकी कितनी इनकम है और कितनी बजट है और आप उसके दौरान उसको कैसे मैक्सिमम सेटिस्फाइड कर सकते हैं। अभी हमने बात की थी कि ये इंडिफरेंस कर्व, जैसे हमने कहा था कि हर अगला कर्व हमें हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। यानी ये आपके पास कर्व 1 था जो आप देख रहे हैं, ये कर्व 1 है और ये कर्व 2 है, आप जिसको आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर मेंशन भी है। अब अगर कोई परसेंट प्रोडक्ट इन कॉम्बिनेशन से कर्व 2 की तरफ शिफ्ट हो रहा है, या अगर कोई और कर्व भी है जो ये हमारे पास कर्व 3 के साथ भी बन रहा है, तो ये सारे के सारे आपके शिफ्ट किस केसेस में आ सकते हैं? ये शिफ्ट आपका आ सकता है नंबर 1 कि अगर किसी की इनकम राइज हो। ऑब्वियसली जब हमारी इनकम राइज, हायर इनकम होगी, तो हमारे पास ज़्यादा अमाउंट होगी स्पेंड करने के लिए, तो हम उनकी ज़्यादा क्वांटिटी कुछ चीज़ें भी खरीद सकते होंगे। अगर हमारे पास, हम देख लें कि आपके पास या सेकंड ऑप्शन आ सकती है कि इस प्रोडक्ट की प्राइसेस में कोई चेंज आ जाए, यानी प्राइसेस डिक्रीज हो जाएं, तब भी हम अपनी ये कॉम्बिनेशंस को सेलेक्ट कर सकते हैं, या इस कॉम्बिनेशन के हायर कर्व की तरफ हम शिफ्ट हुआ जा सकता है कि हमारे पास अगर प्राइसेस लेसर हो जाएंगी, तब भी हम इसकी प्राइसेस की लेसर होने की वजह से हम इसमें से अपनी ज़्यादा कॉम्बिनेशंस को सेलेक्ट कर सकते होंगे। एंड लास्टली, अगर ये हमारे पास इंडिफरेंस कर्व निचली तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो विच मीन्स कि ये हमारी इनकम लेसन हुई है या प्राइसेस मज़ीद इंक्रीज आ गई हैं, ताकि हम अपनी कॉम्बिनेशंस को लेसर तरफ मूव कर रहे हैं, हम इसकी प्राइसेस को कम अब हो गए, तो हम अपनी कर्व की तरफ डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहे हैं। जितना हायर साइड पे आएंगे उतनी हम हायर सेटिस्फेक्शन मिलेगी, और अगर हम लेसर साइड पे आएंगे तो हमें लेसर सेटिस्फेक्शन मिलेगी। सो दैट्स द एंड। होपफुल, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल, और अगर कोई क्यूरी है तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।